इस टॉपिक में हम लोग स्टोर प्रोसीजर करने जा रहे हैं। ASP.NET में स्टोर प्रोसीजर हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग एसक्यूएल सर्वर में स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट करेंगे। फॉर दिस हम एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा उसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पहले हम एसक्यूएल सर्वर में स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, जो लास्ट वाली वीडियो में आपने देखी होगी, जो हम लोगों ने एक FV के नाम से एक एप्लीकेशन क्रिएट किया था। तो उसका जो डेटाबेस है, हम सेम उसी डेटाबेस के अंदर में प्रोसीजर क्रिएट करते हैं और एक अलग सा फॉर्म बना के उस पर हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सेम एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये था हमारा FV ऐप के नाम से था। ये मैंने साथ में एसक्यूएल सर्वर भी ओपन कर लिया है। ये मेरे सर्वर का नेम है, मैंने यहाँ से कनेक्ट किया। और FV के अंदर में जो मेरा डेटाबेस था वो मेरे ख्याल से FV डेटाबेस के नाम से ही था, जो एसक्यूएल सर्वर में हमने बनाया था। और उसके अंदर में हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट करी थी यूज़र रजिस्ट्रेशन के, जिसके अंदर मेरे पास से 4 कॉलम थे। तो उसी के बिहाफ पे मैं स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बैकएंड में आते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे डेटाबेस का नाम था क्या, फेसबुक DB। ठीक है, फेसबुक DB के नाम से डेटाबेस था। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपने फेसबुक DB को पहले ओपन कर लेते हैं। और उसके अंदर में हम लोग अपना जो हम लोग प्रोसीजर्स जो हैं वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो प्रोसीजर्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये मेरा टेबल है, डेटाबेस है। और इस डेटाबेस के अंदर मेरे पास ये टेबल है यूज़र रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर मेरे पास कुछ कॉलम्स हैं। द कॉलम इज़ द ईमेल ID, पासवर्ड, नेम एंड मोबाइल नंबर। दीज आर कॉलम्स इन द डेटाबेस। सो आई हैव टू क्रिएट स्टोर प्रोसीजर फॉर inserting data, updating data, selecting data and updating data। यहाँ पे न्यू क्वेरी पे क्लिक करते हैं। यहाँ अपने डेटाबेस को यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं मेरे डेटाबेस का नाम है फेसबुक DB _DB। तो मैं इस फेसबुक DB के अंदर आ जाऊँगा। देखो मैं फेसबुक DB के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे जो मेरा टेबल है उसके हिसाब से मैं प्रोसीजर बनाऊँगा। एक तो इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का एंड सेलेक्ट का। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेरे डेटाबेस का मैंने कॉलम्स यहाँ पे ओपन कर रखा है। वो इसलिए क्योंकि मुझे हर बार ज़रूरत पड़ेगी कि कितने पैरामीटर्स डालने हैं, कैसे हमें इसको क्रिएट करना है। तो देखो प्रोसीजर को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर लिख सकते हो या प्रॉक लिख सकते हो। प्रॉक शॉर्ट फॉर्म है, और चाहो तो इसका पूरा प्रोसीजर लिख सकते हो। इसको क्रिएट प्रॉक और प्रोसीजर का नाम किसके लिए मुझे चाहिए, यूज़र रजिस्ट्रेशन टेबल में वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज़र _ इंसर्ट। तो यूज़र इंसर्ट के नाम से मैंने एक प्रोसीजर बनाया, जिसके अंदर मैं चारों कॉलम की वैल्यू इंसर्ट कराना चाहता हूँ। तो मुझे 4 पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे। एक ईमेल ID के लेना पड़ेगा, तो मैंने ईमेल ID के लिए EM पैरामीटर ले लिया, और जिसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया varchar। और इसका साइज़ भी मैंने एलोकेट कर दिया इसको लाइक 20। ठीक है, उसके बाद कॉमा देता हूँ मैं। अगला पैरामीटर मेरे को किसके लिए लेना है, पासवर्ड के लिए। तो @PWD के नाम से लेता हूँ मैं। इसका भी डेटा टाइप मैंने स्पेसिफाई कर दिया, और साथ में मैंने इसका जो साइज़ था वो भी स्पेसिफाई कर दिया। तीसरी पैरामीटर्स मेरी जो है वो है नेम के नाम से। तो मैंने NM नाम से पैरामीटर लिया, और ले लिया मैंने varchar, और उसकी भी मैंने साइज़ यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद चौथा वैल्यू मेरा है मोबाइल नंबर। तो @MOB के नाम से ले लेता हूँ मैं, और जिसको मैंने varchar ले लिया, और इसका साइज़ 15 हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो ये मेरे हो गए 4 पैरामीटर्स। अब 4 पैरामीटर्स इसमें किसके लिए हैं, तो ये पैरामीटर्स जो हैं वो किसके लिए हैं, इंसर्ट के लिए हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, यूज़र रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब यूज़र रजिस्ट्रेशन, और इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, वैल्यूज़। तो लिखेंगे वैल्यूज़, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और उसके बाद सारे जितने भी हमने पैरामीटर्स लिए हुए हैं वो पैरामीटर्स को यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे। @EM कॉमा @PWD पासवर्ड के लिए, कॉमा @NM नेम के लिए, @MOB मोबाइल के लिए। फाइनली इसे क्लोज़ करते हैं। एंड क्लोज़ करने के बाद अब ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वह 1 टाइम में हम सेलेक्ट करेंगे लाइक दिस। ठीक है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा।
एग्जीक्यूट बटन पे। जैसे मैंने एग्जीक्यूट कराया, देखो नीचे मैसेज आया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या है कि मेरा ये जो मैंने प्रोसीजर बनाया था वो क्रिएट हो चुका है और सक्सेसफुली प्रोसीजर बन गया है इसके नाम से। अगर मैं इस प्रोसीजर के थ्रू एक वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिखना होगा, मुझे प्रोसीजर का नाम लेना होगा और उसकी वैल्यू पास करनी होगी। देखो मैं करके दिखाता हूँ। अभी मेरे पास जो टेबल के अंदर में वैल्यूज़ हैं, अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो देखता हूँ कि कितने वैल्यूज़ हैं। तो मैंने एक सेलेक्ट की क्वेरी लिखी है, यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन में अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी अभी कितनी वैल्यूज़ हैं। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन में मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक b@gmail और c है। ठीक है, अब मैं एक नई वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। किसके थ्रू? अब प्रोसीजर के थ्रू। तो मैं लिखूँगा प्रोसीजर का नाम user_insert। ठीक है, अब वैल्यूज़ आप डायरेक्टली लिखोगे, सिंगल कोट के अंदर वैल्यूज़ डालोगे। जैसे मैंने डाला a@yahoo.com। ठीक है, और पासवर्ड इज़ 123 एंड द नेम इज़ योगेश एंड मोबाइल नंबर इज़ लाइक दिस 874। ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे रो को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा एग्जीक्यूट बटन पे। देखो नीचे मैसेज आया 1 रो अफेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि मेरे जो टेबल के अंदर में एक वैल्यू इंसर्ट हो गई है। मैंने इस बार क्या किया, इस बार मैंने प्रोसीजर के थ्रू वैल्यू इंसर्ट करा, प्रोसीजर का नाम लिया और सीधा वैल्यू लिख दिया। पहले हम क्या करते थे, पहले मुझे फुल स्टेटमेंट लिखना पड़ता था, इंसर्ट इनटू ये वाला स्टेटमेंट, यानी इंसर्ट इनटू टेबल, देन उसके बाद सारी वैल्यूज़ डालनी पड़ती थी। अब मैंने क्या किया, जो मैंने प्रोसीजर बनाया सिर्फ प्रोसीजर का नाम लेंगे और उसको हम प्रोसीजर की वैल्यू पास कर देंगे, मेरी वैल्यू डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। देखो अब मैं सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखो मेरी ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है, योगेश की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई। तो ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया वो था किसके लिए, इंसर्ट करने के लिए। उसी तरह से आप सारे प्रोसीजर बना सकते हो। तो मैं इस प्रोसीजर को कॉपी कर रहा हूँ। अब मुझे प्रोसीजर बनाना है, सपोज़ कर लो सेलेक्ट करने के लिए मुझे प्रोसीजर बनाना है। बोलो। सर। हाँ सर आपका जो प्ले लिस्ट है ना सर, हाँ आपका प्ले लिस्ट में हमने देखा था कस्टमर प्रोसीजर का। हाँ, तो उसमें एक्शन के थ्रू आपने सर इंसर्ट अपडेट डिलीट कराया था। वो एक मोबाइल के नीचे एक वेरिएबल डिफाइन किया था एक्शन का सर। वो मैंने आपको बताया था, वो है आपका पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर। ये जो मैं बता रहा हूँ अलग अलग करके बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि पैरामीटराइज कैसे करेंगे। हाँ वो अलग है, ये अलग है। ये जो है ये एक सिंगल स्टोर प्रोसीजर है, इसमें मैंने पैरामीटर नहीं ऐड किया है, ये मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ। एक ऐसा होता है कि एक ही प्रोसीजर में हम सारे ले लेंगे और वहाँ पे हम एक्शन के थ्रू सबको आइडेंटिफाई करेंगे कि इंसर्ट होगा, एक्शन का अगर वैल्यू इंसर्ट है तो इंसर्ट होगा, डिलीट होगा, अपडेट होगा तो अपडेट होगा, वो अलग है। ठीक है, वो उसके बाद मैं बताऊँगा। इसके बाद पहले इसको आप समझ लो, इसको कर लो एक बार, फिर हम उसको बताएंगे। तो ये देखो ये इंसर्ट का हो गया और मैं आपको अब बता रहा हूँ कि इसका इंसर्ट करा लिया हमने, ये अलग प्रोसीजर हो गया। अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट मैंने कर लिया। अब मैं करा रहा हूँ यहाँ पे सपोज़ कर लो सेलेक्ट के लिए। तो ये यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट में देखो अगर पैरामीटराइज सेलेक्ट करते हैं तो मेरे को डालना पड़ेगा, है ना। पैरामीटराइज सेलेक्ट करने के लिए मुझे पैरामीटर डालनी पड़ेगी और मैंने पैरामीटर डाल दिया। तो मैं सीधा यहाँ पे लिखूँगा क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, यूज़र रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जैसे मैंने ये लिखा और इसको लिखने के बाद जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्या होगा, ये पैरामीटराइज हो गया। सॉरी, ये पैरामीटर तुमने डाला है और पैरामीटर के बिहाफ पे तुमने क्या किया, इसको प्रोसीजर को बना दिया। ये देखो बन गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अगर मुझे एग्जीक्यूट कराना है तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे प्रोसीजर का नाम user_select। ठीक है, और उसके बाद जिसको मुझे वैल्यू सेलेक्ट करनी है, सपोज़ मुझे b की वैल्यू चाहिए तो मैं b@gmail.com में लिखता हूँ। तो मैं b की जो वैल्यू होगी वो सेलेक्ट होके आ जाएगी। देखो नहीं, ये तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हो रहा है,
इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे वेयर का क्लाउज नहीं लगाया है। इट्स माय फॉल्ट कि मैंने यहाँ पे वेयर का क्लाउज नहीं लगाया था। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ईमेल आईडी इज़ इक्वल टू जो भी पैरामीटर है, पैरामीटर का नाम था @em। अब मुझे दोबारा एग्जीक्यूट कराऊंगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अल्टर कमांड यूज़ करूँगा, ALTER, अल्टर। अल्टर क्या करेगा, इसको अपडेट कर देगा। अब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, 1 कमांड कंप्लीटेड हो गया। अब मैं देखो, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, अब ये पैरामीटराइज हो गया है। देखो सिर्फ B की वैल्यू लाया, अब मैं C की वैल्यू चाहिए मुझे, मैं 3 लिखता हूँ। अगेन इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करके रन कराता हूँ, देखो ये C की वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है। तो ये है आपका प्रोसीजर इसका सिलेक्ट का। तो इसमें आप पैरामीटराइज भी सिलेक्ट कर सकते हो और नॉन पैरामीटराइज भी कर सकते हो। तो नॉन पैरामीटराइज अगर करना है तो क्या करोगे, सेम इसी को जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ठीक है। चलो इसको हम क्या करते हैं, यूज़र सेलेक्ट बाई कर देते हैं, इसको बाई आईडी, ठीक है। इसको हमने चेंज कर दिया, ये बाई आईडी के बिहाफ पे करेगा। तो ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, इनवैलिड ऑब्जेक्ट, सॉरी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये प्रोसीजर का नाम आप चेंज नहीं कर सकते। प्रोसीजर का नाम आप कभी चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ पैरामीटर को ही चेंज कर सकते हो। तो ये नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, एक और नया प्रोसीजर बनाते हैं। ये मैंने एक प्रोसीजर बनाया और यहाँ पे इस प्रोसीजर को मैं क्या करूँगा, पहले क्रिएट लिखूँगा क्योंकि एक नए टाइम में बना रहे हैं हम। और यहाँ पे लिखा यूज़र सेलेक्ट ऑल, ठीक है, ऑल के लिए बना रहा हूँ। जब ऑल के लिए बनाऊँगा तो मुझे कोई पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है ना। तो हम सीधा स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे विदाउट पैरामीटर्स मैं वैल्यू को पास कर देंगे। तो ये क्या होगा, जब हम ये वाला स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो मेरे को टेबल के अंदर में जितनी भी वैल्यूज़ आपकी होगी सारी रिटर्न करेगा वन टाइम में। देखो हो गया, रन हो गया। अब मैं यहाँ पे जब मुझे सारी वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र _ सेलेक्ट ऑल, है ना। सेलेक्ट ऑल करके मैं बिना पैरामीटर इस पास करूँगा इसे, क्योंकि मैंने इसमें कोई पैरामीटर का नाम नहीं लिया है। देखो सारी वैल्यू सेलेक्ट हो गई। और जो दूसरा वाला था वो पैरामीटराइज था, तो उसके लिए पैरामीटर आपको डालना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेलेक्ट का। अगर मुझे अपडेट का करना है, अगेन मैं क्रिएट वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो एक ही प्रोसीजर के थ्रू आप सारे बना सकते हो, आपको सिर्फ पैटर्न पता होना चाहिए। अब देखो मैंने क्या करना है, अपडेट बनाना है, तो मैंने यहाँ लिखा अपडेट। अपडेट लिखने के बाद अपडेट किस में होंगे, सारे कॉलम में अपडेट होगा। तो मैंने लिखा ये भी चारों कॉलम को अपडेट करना है। और मेरी यहाँ पे क्वेरीज़ क्या आएंगी, अपडेट यूज़र रजिस्ट्रेशन सेट क्या, पासवर्ड को मुझे सेट करना है। तो मैं कॉलम का नाम लिखूँगा इक्वल्स टू @ पासवर्ड का पैरामीटर क्या था, PWD। फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम मुझे नेम को भी अपडेट करना है, मैं कॉलम का नाम लिखूँगा इक्वल्स टू @ नेम का लिए क्या था, NM, कॉमा। उसके बाद तीसरी वैल्यू क्या थी, मोबाइल नंबर इज़ इक्वल टू @ MOB, ठीक है। ये तो हो गए सारे। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, वेयर का क्लाउज लगाना है। वेयर ईमेल आईडी, जो कॉलम का नाम है, वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू @ क्या था, EM, ठीक है। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, कमांड कंप्लीटेड, मतलब अपडेट की स्टेटमेंट मेरी बन गई है, प्रोसीजर मेरा बन गया है। अब अपडेट को मैं रन करा के देखता हूँ। मुझे एक ही वैल्यू चेंज करनी है सारी, तो मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा यूज़र अपडेट, जिसको चेंज करना है उसकी ईमेल आईडी आपकी पहले आएगी, जैसे yahoo.com, कॉमा
मैंने नाम योगेश दिया था, अब मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ राजेंद्र सिंह। मेरे ख्याल से सेकंड कॉलम पासवर्ड था, तो ईमेल आईडी, उसके बाद हम देते हैं पासवर्ड मैं देता हूँ 456, उसके बाद नाम देता हूँ राजेंद्र सिंह, और उसके बाद मैंने कॉमा दे दिया, और मैंने उसका मोबाइल नंबर लाइक ये सेव कर देता हूँ। अब मैं इसे अपडेट करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और इसे मैंने एग्जीक्यूट कराया। 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। अब देखो, अगर आप सेलेक्ट की क्वेरी चलाओगे, सेलेक्ट ऑल करते हो, तो मैंने क्या बनाया था सेलेक्ट ऑल के लिए, यूज़र अंडरस्कोर सेलेक्ट ऑल, ठीक है। अब इसको मैं रन कराता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरी वैल्यू रिटर्न हो गई। अब ये a@gmail.com, जिसका पासवर्ड अब क्या हो गया 456, पहले मैंने योगेश रखा था, अब इसका नाम क्या हो गया राजेंद्र सिंह, और मोबाइल नंबर भी आपका चेंज हो गया। तो ये आपका अपडेट हो गया, ठीक है। डिलीट करते हैं। अब डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, भी पूरा लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉक लिखोगे। अगर आप चाहो प्रोसीजर पूरा लिखना तो प्रोसीजर लिख सकते हो। क्रिएट प्रोसीजर यूज़र अंडरस्कोर डेल, डेल का मतलब डिलीट। जब यूज़र डिलीट करेगा इसको, तो किसके भी यहाँ पे डिलीट करेगा, ईमेल आईडी के भी यहाँ पे करेगा। तो @पैरामीटर लेंगे em, जो कि मेरा क्या है varchar है, और इसका साइज़ मैंने स्पेसिफाई कर दिया 20। उसके बाद एज प्रोसीजर किसके लिए है, एज डिलीट के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पे डिलीट टेबल का नाम यूज़र रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे वेयर क्या, वेयर ईमेल आईडी इक्वल्स टू @em, ठीक है। तो अब इसे देखो रन कराते हैं, यहाँ से आप इसे रन करा सकते हो। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं, पहले मैं वैल्यूज़ देख लेता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल किया। अब मेरे पास में 3 रिकॉर्ड्स हैं। अब इसमें से कोई एक रिकॉर्ड को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। सपोज़ मैं सी को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सी को डिलीट करने के लिए प्रोसीजर का नाम लिखूँगा जो डिलीट का है, यूज़र अंडरस्कोर डेल, और प्रोसीजर के बाद मैं पैरामीटर्स डालूँगा जिसके थ्रू मुझे डिलीट करना है। तो @c@gmail.com को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। मैंने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसे रन कराया। देखो ये 1 रो अफेक्टेड दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पर दोबारा चलाता हूँ तो मुझे वो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, थर्ड वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया। तो अभी आपने क्या देखा, एक क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये 4 ऑपरेशन आपने देखे प्रोसीजर के थ्रू। अब ये जो प्रोसीजर बनाया था मैंने अभी, तो मैंने अलग अलग बनाया। अगर आप चाहो कि प्रोसीजर को एक साथ ही यूज़ करना है, मतलब एक ही प्रोसीजर बनाएं और उसके थ्रू मैं उसको यूज़ कर लूँ, तो उसको कैसे करोगे। तो उसके लिए भी देखो सेम यही चीज़ है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो, उसको बनाना चाहते हो, तो आपको हर एक के लिए स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। तो अगर वो आप कर सकते हो, ईज़िली कर सकते हो। बेसिकली देखो प्रोसीजर का मतलब क्या होता है कि इट्स अ प्री कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, ये कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है। प्रोसीजर और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है कि प्रोसीजर जो होता है वो कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट होता है, और ये प्री कंपाइल्ड होता है। प्री कंपाइल्ड का मतलब क्या कि ये पहले से ही क्रिएटेड होता है, लेकिन जो स्टेटमेंट होता है वो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन एग्जीक्यूट करता है। मतलब जब आप उसको कॉल करोगे सेम टाइम पे वो एग्जीक्यूट होगा, वो कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद वो जो उसकी वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। लेकिन प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर सिर्फ एक बार कंपाइल होता है, एक बार क्रिएट होता है। जब आप उसको बनाते हो तो क्रिएट होने के बाद वो एक बार कंपाइल होता है, और कंपाइल होने के बाद एवरी टाइम उसके अंदर आप जो वैल्यू पास कर रहे हो वो वैल्यू सिर्फ पास करता है, वो वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब क्या हुआ कि आप अगर स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो तो आप सोचो कंपाइल कर रहे हो, कंपाइल कर रहे हो तो आप मेमोरी को भी यूज़ कर रहे हो, आप अपना प्रोसेसर भी यूज़ कर रहे हो, सब बहुत सारे रिसोर्सेज भी यूज़ कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आप तो कंपाइल कर ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ क्या कर रहे हो, आप कंपाइल्ड चीज़ पे, कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट पे आप अपनी वैल्यूज़ डाल के चेंज कर रहे हो, दैट्स इट।
तो एक बहुत अच्छा मतलब एक प्रोसीजर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर हम सपोज स्टेटमेंट पे काम करते हैं तो स्टेटमेंट में मुझे रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे, अगर मैं प्रोसीजर पे काम करता हूँ तो मेरे पास रिसोर्सेज कम लगेंगे। तो इट्स वेरी इट्स वेरी इजी एंड लाइक वेरी कन्वीनियंट। इट्स 100 टाइम फास्टर देन स्टेटमेंट, 100 टाइम फास्टर होता है अगर आप ये प्रोसीजर यूज़ करते हो। इसी प्रोसीजर को यूज़ करके हम ASP.NET में एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। हाँ, तो बोल रहा था कि स्टोर प्रोसीजर से हमें बेनिफिट है, इसका मतलब वो वहाँ डायरेक्ट अगर इसका कोई और एक्सेस करे तो किसका? स्टोर प्रोसीजर का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को अगर हम यूज़ करते हैं वहाँ पर मतलब बैकएंड में ASP.NET में ये, हाँ, तो उससे मतलब बेनिफिट क्या होगा हमें? देखो, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, मतलब कि जैसा रहेगा कि मतलब क्या रहेगा? ये 100 टाइम फास्टर होता है प्रोसीजर में, यही आपको बता रहा हूँ अभी कि प्रोसीजर जो होता है वो प्री कंपाइल्ड होता है। प्री कंपाइल्ड का मतलब क्या होगा, पहले से ही कंपाइल होता है। जब मैंने इसको यहाँ पे बनाया अभी प्रोसीजर को, ये प्रोसीजर कंपाइल हो गया, इट विल रिटर्न अ वैल्यू, एक नाम उसने रिटर्न कर दिया मुझे। मैं दोबारा तो नहीं कंपाइल कर रहा हूँ इसको, दोबारा तो मैंने नहीं एग्जीक्यूट कराया, मैंने तो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट कराया। एंड एवरी टाइम आई जस्ट लाइक इंसर्ट अ वैल्यू और मैं इसको रिटर्न करा रहा हूँ एवरी टाइम। आप देखो, जब मैंने इसको प्रोसीजर को बनाया, प्रोसीजर को बनाने के बाद फिर मैं रन करा रहा हूँ, सिर्फ मैंने प्रोसीजर को तो रन नहीं कराया, प्रोसीजर ने जो रिटर्न किया नेम मैं उसको कॉल कर रहा हूँ और ये बार बार मुझे वैल्यू रिटर्न करा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये प्री कंपाइल्ड है, ये पहले से कंपाइल्ड। अब मैं एसक्यूएल सर्वर में इसको यूज़ करूँगा तो मेरे रिसोर्सेज कितने बच गए, ये तो कंपाइल हो नहीं रहा है। जैसे एक बटन एक प्रोसीजर है एसक्यूएल सर्वर में, या फिर तुम VB.NET में जो आप लाइक सॉरी फेसबुक पे देखो, फेसबुक में जब तुम लॉगिन करते हो तो लॉगिन का एक जो बटन है वो प्रोसीजर है। लॉगिन के बटन पे तुम क्या करते हो, तुम भी लॉगिन कर रहे हो, मैं भी लॉगिन कर रहा हूँ। जो प्रोसीजर उन्होंने एक बार बना दिया, उस प्रोसीजर पे क्या हो रहा है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है एवरी टाइम। तुम्हारे टाइम पे तुम्हारी वैल्यू जा रही है, मेरे टाइम पे मेरी वैल्यू जा रही है। जो उसका स्टेटमेंट है, जो अंदर जो प्रोसीजर उन्होंने बनाया हुआ है, वो एक ही काम करना है, उसको बार बार वैल्यू लेना है और उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू को रिटर्न करना है। मतलब वो प्री कंपाइल्ड है, वो अपने आप में प्री कंपाइल्ड है, वो पहले से कंपाइल्ड है। उसको पता है कि मुझे क्या करना है, एवरी टाइम वैल्यू लेगा और वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो चेंज कर देगा। हेलो, हाँ सर, अब अगर वो प्रोसीजर ना बनाया होता तब तो? देखो, अगर प्रोसीजर आप नहीं बनाते हो तो दो तरह से लॉस होता है। एक तो क्या होता है कि कोई भी वैल्यू को हैक कर सकता है। प्रोसीजर अगर हम नहीं बनाते हैं तो हम कोई भी एसक्यूएल ट्रिगर को फायर करके हम अब डेटाबेस को लॉस्ट कर सकते हैं। एसक्यूएल का अगर कोई भी हैकर चाहे तो विदाउट प्रोसीजर अगर कोई डेटाबेस क्रिएटेड है, कोई ऑपरेशन क्रिएटेड है, तो उसको हम लोग हैक कर सकते हैं, उसको हम लोग डेटाबेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोसीजर के थ्रू अगर वो बनता है तो कभी भी डेटाबेस को हम हैक नहीं कर सकते और ना ही हम डेटाबेस को लॉस कर सकते हैं। प्लस ये 100 टाइम फास्टर होता है रदर देन एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो इसका दो एडवांटेज है सर। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसका। एक तो है इसका रनिंग टाइम कम लगता है, और ये ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की वजह से इसकी सारी वैल्यू इनकैप्सुलेटेड होती हैं, और ये फास्टर एग्जीक्यूशन है, मेमोरी कम लगता है, रिसोर्सेज कम लगता है, और हम उसको लाइक सिक्योरिटी के पर्पज़ से हम कोई भी डेटाबेस को हैक नहीं कर सकता, मेरे डेटाबेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो दीज आर द फीचर्स whenever we use a store procedure. क्लियर है? आगे बढ़ूं? अब इसको मैं यूज़ करता हूँ, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, अब फ्रंट एंड पे यूज़ करेंगे। अगर मैं इसको फ्रंट एंड पे यूज़ करता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, जैसे मैंने तुम्हें अभी लास्ट क्लास में ये बताया था, ये हमने एक फॉर्म बनाया था यूज़र रजिस्ट्रेशन का। अब मैं स्टोर प्रोसीजर के थ्रू एक फॉर्म बनाते हैं, ये मैं सेम फॉर्म को कॉपी कर रहा हूँ। कनेक्शन का मुझे तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ आज, एक डिफरेंट तरीके से कनेक्शन कराते हैं, क्योंकि मुझे कनेक्शन बार बार यूज़ करनी पड़ेगी
तो बार बार मैं कनेक्शन की सेम कोड को बार बार लिखूँगा। तो इससे अच्छा है कि मैं कनेक्शन को क्या करूँगा, वेब कॉन्फ़िग फाइल में कॉन्फ़िगर करूँगा। तो कनेक्शन को वेब कॉन्फ़िग फाइल में कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाओगे, वेब कॉन्फ़िग फाइल को खोलोगे और यहाँ पे देखो तुम्हारे पास सबसे नीचे आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन, उसके नीचे एक टैग ऐड करोगे कनेक्शन स्ट्रिंग का। इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर में एक ऐड करोगे नेम, और उसमें कोई भी नाम दे दो, यूज़र डिफाइंड टाइप कोई भी नाम दे दो, और यहाँ पे तुम कनेक्शन स्ट्रिंग पास करोगे। कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर में जो पास करोगे ऑब्जेक्ट वही जो तुमने यहाँ पे लिखा था, जो कनेक्शन के लिए तुमने ये वाला लिखा था, जो हमने तुम्हें बताया था कॉपी करने के लिए। अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलता है तो तुम्हें मैंने बताया था कि सर्वर एक्सप्लोरर पे चले जाना, और वहाँ पे जाने के बाद जब यहाँ पे तुम क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी में तुम्हें कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा। यहाँ से राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, ये देखो तुम्हारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग है। यहाँ से कंट्रोल A कंट्रोल C कॉपी कर लो और वापस वेब कॉन्फ़िग फाइल में जाओ और यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइडर का नेम देना पड़ेगा। SQL क्लाइंट प्रोवाइडर नेम इज इक्वल टू सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ये तुम्हें प्रोवाइडर नेम भी मेंशन करना होता है। ये तुम्हारा कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, जो कनेक्टिविटी हमने पहले कराई थी ये वाली, अब यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के थ्रू पास करोगे। तो यहाँ तुम्हें यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट डेटा सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन को कॉल कर लोगे, और एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास के थ्रू मैं कनेक्शन को कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखोगे पब्लिक SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और ये जो पैरामीटर्स मैंने लिखा था उसको तो मैंने ऑलरेडी कॉपी वहाँ पे डाल दिया है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ क्या लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग में जो हम लोगों ने वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था इसका नाम था माईकॉन, वो यहाँ पे ले लोगे डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो देखो ये जो माईकॉन था ना ऑब्जेक्ट, ये वाला माईकॉन, ये जो माईकॉन ऑब्जेक्ट हमने बनाया था वो ये वाला ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे हमने पूरे कनेक्शन स्ट्रिंग को पास किया है और उसकी वैल्यू हमने नेम में डाल दी है। और इसी सेम नेम को मैं कॉल कर रहा हूँ, कहाँ पे, मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो जब भी मैं इसको कॉल करूँगा तो कनेक्टिविटी मेरी इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो दिस इज़ अनदर वे टू कनेक्ट योर डेटाबेस। सेम प्रोसीजर को तुम यूज़ कर सकते हो दूसरे फॉर्म पे। तो मैं सेम को यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो पेजेस को यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, ये मैं टेबल कॉपी कर रहा हूँ और एक नया पेज मैं ले रहा हूँ जिसमें मैं प्रोसीजर यूज़ करता हूँ। ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं SP मतलब स्टोर प्रोसीजर अंडरस्कोर यूज़र रजिस्ट्रेशन। यूज़र रजिस्ट्रेशन इज़ द नेम ऑफ फॉर्म एंड SP स्टोर प्रोसीजर के लिए, इसलिए मैंने एक छोटा सा इसको नाम दे दिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या बना रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं, इसका कोई नेसेसिटी नहीं है। अब ये बॉडी के अंदर मैंने जो कॉपी किया था ना फॉर्म को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। इसी फॉर्म पे हम अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने प्रोसीजर बनाए थे। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो डेटाबेस कनेक्टिविटी करानी है। तो डेटाबेस को कनेक्ट कराने के लिए पेज के लोड पे आ जाते हैं और सेम यहाँ पे वही मैकेनिज़्म था, दो हमें लिखना था यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ये मुझे चाहिए, और दूसरा मुझे क्या चाहिए, यूजिंग सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन, क्योंकि कन्फिग्रेशन मैनेजर के थ्रू करना है मुझे। अब आ जाते हैं पेज पे, अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ हमने लिखा पब्लिक
SQL कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन, और उसका SQL कनेक्शन के अंदर हम क्या पास करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर में जो मैंने माइकॉन में जो ऑब्जेक्ट का नाम दिया था माइकॉन, वो देते हैं माइकॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको कॉल करेगा। तो दिस इज़ अ कनेक्शन स्ट्रिंग जो मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ पे अपने प्रोसीजर के हिसाब से इंसर्ट अपडेट डिलीट परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने कोड लिखा हुआ है, मैं आपको समझा भी देता हूँ उसको कैसे करना है। आप यहाँ आ जाओ, इस पेज पे आ जाते हैं। अब मुझे यहाँ पे सबमिट की कोडिंग पे क्या करना है, इंसर्ट की कोडिंग करनी है। तो इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, देखो पहले क्या था, पहले मेरा स्टेटमेंट जा रहा था, अब मेरा यहाँ पे क्या जा रहा है, स्टेटमेंट नहीं जा रहा है, मेरा यहाँ पे क्या जा रहा है, प्रोसीजर जा रहा है। तो प्रोसीजर को जब जा रहा है जब मेरे पास, तो प्रोसीजर का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे SQL कमांड लेते हैं, SQL कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, और इस SQL कमांड के अंदर में मैं यहाँ पे प्रोसीजर का नाम लिखूँगा सबसे पहले। तो डबल कोट्स में आप प्रोसीजर का नाम ले लो। प्रोसीजर का नाम क्या था, यूज़र अंडरस्कोर इंसर्ट। लेट मी चेक, हम लोगों ने इंसर्ट का जो प्रोसीजर बनाया था उसका नाम था यूज़र इंसर्ट, ये वाला। दिस वन, यूज़र इंसर्ट। अब आ जाते हैं, हाँ ठीक है मैंने सही लिखा है। फिर उसके बाद क्या देंगे, कॉमा और कनेक्शन का नाम। तो मैंने कनेक्शन का नाम दे दिया कॉन, सेमीकोलन। उसके बाद हम मुझे ये बताना पड़ेगा कि जो कमांड है ना, पहले हमने यहाँ पे यूज़र इंसर्ट की जगह पे हम लोगों ने पहले क्या किया था, अपनी क्वेरी पास की थी, लेकिन अब हम पास कर रहे हैं क्या, स्टोर प्रोसीजर। तो मुझे बताना पड़ेगा कमांड को कि कमांड का जो टाइप है वो स्टोर प्रोसीजर है। तो हम इसके लिखेंगे cmd डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। तो ये क्या करेगा, ये बता देगा कि जो तुम्हारा कमांड का टाइप है वो स्टोर प्रोसीजर है। अगर तुम ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो वो एज अ स्टेटमेंट की तरह उसको हैंडल करेगा, जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हमने कमांड टाइप लिया उसको हमने स्टोर प्रोसीजर बता दिया। तब स्टोर प्रोसीजर जब होगा, जहाँ भी प्रोसीजर होता है वहाँ होता है पैरामीटर्स। तो यहाँ पैरामीटर्स को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू, पैरामीटर्स विथ ऐड विथ वैल्यू, और पैरामीटर का नाम देंगे और उसके बाद हम देंगे उसका डेस्टिनेशन। तो डबल कोट्स में पैरामीटर का नाम आएगा, जैसे @ हमने क्या लिया था, EMPWD मोबाइल, ये मेरे प्रोसीजर का नाम है। तो देते हैं EM कॉमा, अब प्रोसीजर किसके थ्रू जा रहा है, तो इसकी वैल्यू जा रही है txt email id डॉट टेक्स्ट के थ्रू जा रही है। तो वो पूरा का पूरा मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो ये किसके लिए हो गया प्रोसीजर, फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास जितने भी प्रोसीजर के नेम हैं वो सब मैं ऐड करूँगा, 2 3 4, ठीक है। उसके बाद आपको कनेक्शन को ओपन करना है, कॉन डॉट ओपन कर लेते हैं। कनेक्शन का भी बहुत जगहों पे ना एरर आता है कि कनेक्शन आपका ओपन है, क्लोज़ नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका कनेक्शन ओपन है या क्लोज़ है। अब ये तो पासवर्ड है, तो पासवर्ड के लिए मैंने लिखा txt pwd पासवर्ड के लिए, ठीक है। पासवर्ड के बाद क्या था, नेम था, तो मैंने ले लिया txt नेम, ठीक है। नेम के लिए पैरामीटर क्या था, nm, और उसके बाद क्या था, mob मोबाइल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे पैरामीटर क्या था, mo मोबाइल पूरा था, ठीक है। फिर कनेक्शन मैंने ओपन किया, तो मैंने बताया था आपको कि बहुत जगहों पे दिक्कत आती है कि कनेक्शन ओपन है, क्लोज़ नहीं है, चाहे जो भी है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन आप लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, इफ़ कॉन डॉट
कॉन डॉट कनेक्शन स्टेट, कॉन डॉट इक्वल टू कनेक्शन स्टेट इक्वल्स टू डॉट ओपन तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया कि अगर ये कनेक्शन का स्टेट क्लोज है, अगर कनेक्शन का डॉट स्टेट क्लोज है तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो बहुत टाइम एवरी टाइम मेनी टाइम तो ये एरर आते हैं, तो इसके लिए आप इसे रिजॉल्व करने के लिए ये लगा सकते हो कि अगर कनेक्शन का स्टेट क्लोज है तो ये ओपन हो जाएगा। फिर मैंने पैरामीटर डाल दिया, पैरामीटर डालने के बाद मैंने क्या किया, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कर दी। ठीक है, फाइनली मुझे मैसेज को शो कराना है, तो मैंने मैसेज को भी शो करा दिया लेबल में। लेबल 1 मैंने ले रखा है फॉर्म पे, क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था मैंने। तो टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा सेव्ड, डेटा सेव का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ अ वे टू इंसर्ट वैल्यू इनटू टेबल, एक तरीका है। हाँ बोलो। सर इसमें एक मैसेज शो करवाते थे फिर जावास्क्रिप्ट, मैसेज को शो कराना है तो आप मैसेज को शो करा सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। उसके लिए लिखो रिस्पॉन्स डॉट राइट ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या करेगा, मैसेज को पॉपअप कर देगा और पॉपअप करने के बाद तुम्हारी वैल्यू को डेटाबेस में स्टोर करके कनेक्शन को क्लोज कर देगा। सर आ नहीं रहा था मुझे सर, ये वाला क्या नहीं आ रहा था, ये वाला ना, ये मैसेज शो नहीं कर रहा था पर रिकॉर्ड सेव हो जा रहा था। हाँ, तो तुमने कुछ गलत लिखा होगा, अभी चेक कर लेते हैं। तो स्क्रिप्ट से स्टार्ट होता है, स्क्रिप्ट क्लोज होता है, और अलर्ट उसका टाइप है, और ये मेरा मैसेज है सिंगल कोड में। या तो तुमने शायद ये नहीं दिया होगा, इस वजह से नहीं आ रहा होगा। और ये रिस्पॉन्स डॉट राइट प्रॉपर्टी पे आता है। तो मैं इसे रन कराता हूँ एक बार, फॉर्म 2 को रन कराते हैं, स्टोर प्रोसीजर वाले को। बटन्स हमने लिए थे, कॉपी पेस्ट किए थे। तो बटन्स के बाद हमारे पास में, बटन के पास में हमारे पास जितने भी प्रॉपर्टीज़ थी ना, सबके साथ में क्या होता है, कॉपी पेस्ट जब हम करते हैं ना, तो ये जो ऑन इवेंट है ये आपको नहीं मिलता है, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो आपको 2 तरीके हैं, या तो बटन पे क्लिक करके उसका इवेंट जनरेट कर लो, नहीं तो जितने भी बटन्स आपने कॉपी पेस्ट किए हुए हैं उस पे से जाके ये वाला इवेंट हटा दो, क्योंकि इवेंट तब जनरेट होता है जब आप उस पर कुछ लिखते हो। लेकिन मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो पिछले वाला ऑब्जेक्ट जो था वो आ गया था यहाँ पे, इस वजह से ये एरर शो कर रहा था।
अभी भी क्या आ रहा है, ऑन क्लिक फाइंड वाले पे है अभी क्या, फाइंड वाले से हम लोगों ने डिलीट नहीं किया। यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले से नहीं करना था बाबा, हमें इसमें से नहीं करना था ना, हमें इसमें से करना था। क्योंकि जब आप बटन पे क्लिक करते हो ना, तो ये एक मेथड है जो कि आपका ASPX में जनरेट होता है। यहाँ पे मैं कोई एक वैल्यू डालता हूँ, पासवर्ड मैंने डाला 111, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास मैसेज आया डेटा सेव्ड। ये मेरा जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने मैसेज को पॉपअप कराया है। तो दिस इज़ अ वे टू इंसर्ट डेटा। तो ये हमने प्रोसीजर के थ्रू यूज़ किया है। प्रोसीजर जो है वो फास्ट होता है। आपने देखा कि हमने क्लिक किया और ये सीधा इंसर्ट कर दिया, यानी कि क्या करा, जब हमने स्टेटमेंट लिखा था तो स्टेटमेंट के टाइम पे हर एक का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा रन टाइम पे, फिर मेमोरी एलोकेट करेगा, फाइल मैनेजर उसको कॉल करेगा, देन उसके बाद वैल्यू स्टोर करेगा। तो इट विल टेक मोर टाइम। लेकिन यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो सीधा प्रोसीजर के पास गया और सीधा उसको एग्जीक्यूट कराया। तो इससे क्या होगा, डेटा हैकिंग भी बच जाएगी। तो मेरा जो इंसर्ट का स्टेटमेंट जा रहा है प्रोसीजर के थ्रू, ये पता नहीं चलेगा कि स्टेटमेंट क्या है, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, तो इससे यूज़र को पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट उसके साथ पास हो रही है। तो सेम उसी की तरह तुम यूज़ करके अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और सेलेक्ट भी कर सकते हो। ये पैरामीटराइज आपका ये हो गया जिसको हम लोग कहते हैं। तो हम सेम, अगर मैं किसी और के लिए यूज़ करना चाहूँ तो मैं सेम कोड को यूज़ कर सकता हूँ अनदर के लिए। हर बार मुझे क्या करना होगा, सिर्फ प्रोसीजर का चेंज करना होगा उसकी वैल्यू। तो यहाँ मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ वापस उसी वाले फॉर्म पे, मुझे डिलीट करना है, डबल क्लिक किया, डिलीट करने के लिए मैंने प्रोसीजर को यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ मुझे प्रोसीजर का नाम चेंज करना होगा। प्रोसीजर का नाम क्या था, यूज़र का डेल था आई थिंक, चेक कर लेते हैं। ये था ना डेल, ये तो यूज़र डेल के नाम से हमने प्रोसीजर बनाया था। तो ये हमने ले लिया, सेम वही आ जाएगा स्टोर प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर में डिलीट के लिए सिर्फ हमने एक ही स्टेटमेंट पास करी थी, तो हम लोगों ने कमांड पैरामीटर विद वैल्यू पास कर दिया, सेम कनेक्शन कर दिया। उसके बाद मेरे को मैसेज क्या देना है, डेटा डिलीटेड, और डिलीटेड होने के बाद सारे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ब्लैंक हो जाए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, पहले भी एक फ़ंक्शन बनाया था यूज़र रजिस्ट्रेशन में, एक फ़ंक्शन हम लोगों ने शायद बनाया था जिसमें मैं टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को ब्लैंक कर रहे हैं। उसे कॉपी कर लेते हैं, नहीं बताया था क्या आपको मैंने, हाँ ये वाला, इसको सर बतलाया था क्लियर करने का। इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो वो क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे ना एक फंक्शन बना लेते हैं, मेथड बनाते हैं वॉइड ब्लैंक, ब्लैंक के नाम से एक मेथड बना लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरा रिप्लिकेशन ऑफ कोड बचेगा, क्योंकि मेरे को इंसर्ट के टाइम पे भी चाहिए, डिलीट के लिए भी चाहिए, अपडेट के लिए भी चाहिए। अब मैं यहाँ सीधा करता हूँ ब्लैंक को यूज़। तो ये एक प्रोसीजर का फ़ायदा हो गया, ब्लैंक यहाँ पे भी काम करेगा, एक ही कोड है जो यहाँ पे कॉल कर रहा है, तो ब्लैंक कर देगा, दूसरे वाले पे भी क्लिक करेगा तो वो भी कॉल करेगा तो ब्लैंक कर देगा। मैं चाहता हूँ इंसर्ट के बाद भी ब्लैंक हो जाए, तो मैंने इंसर्ट के बाद भी ब्लैंक को कॉल कर दिया।
डेटा डिलीटेड का करना है। मुझे डिलीट करना है a@yahoo.com को करना है। yahoo.com एक ईमेल आईडी है, मुझे उसकी वैल्यू डिलीट करनी है। मैंने डिलीट पे क्लिक किया, डेटा डिलीटेड का मैसेज आ गया, सारा वैल्यू इरेज हुआ और ये वापस हमारे फॉर्म पे आ गया। देखो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके तुम्हारा जो ए का रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है ना। ए का रिकॉर्ड तुम्हारा यहाँ पे अब नहीं है। तो दिस इज़ अ वे टू डिलीट। उसी तरह से तुम अपडेट भी कर सकते हो, सेम मैकेनिज़्म अपडेट करने के लिए भी है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक वर्ड की फ़ाइल ये वाली बना दी है, इस वर्ड की फ़ाइल से देख के ना सारा कर लेना। इसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब कुछ मैंने किया हुआ है जो मैंने अभी बताया है। तो तुम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सब मुझे अपडेट कराना था, अपडेट के लिए कर दिया। अब मुझे कराना है अपडेट कराना है, तो अपडेट के लिए अपडेट कर सकते हो, वही सेम चीज़ है। तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, एक दूसरे अलग अलग तरीके से भी सीखो। पहले देखो क्या था, कनेक्शन ओपन किया, मैंने एक स्टेटमेंट ले ली, मतलब एक स्ट्रिंग ले लिया एसटीआर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, इसको डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारी वैल्यूज़ थी उसको हम लोग एसटीआर को डाल दिया हमने यहाँ पे। फिर हमने एसक्यूएल का कमांड ले लिया, कमांड का बता दिया, उसके बाद हमने पैरामीटर दे दी। सर वो क्लास कहाँ से लाए फिर? कौन सा? ये वाला? class1.com। हाँ, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना तुम्हें, ये नहीं लिखना है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक अनदर तरीका है करने का। जैसे मैंने तुम्हें कनेक्शन कराया था, पहले कनेक्शन कराया था तो मैंने क्या किया था, एक क्लास में कर दिया था। अगर सपोज़ कर लो कनेक्शन हम एक ही क्लास में करते हैं और उसी कनेक्शन को हम दूसरी क्लास में यूज़ करना चाहते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं। मैंने क्लास 1 एक लिया था जिसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ कनेक्शन को बनाया हुआ है और उस कनेक्शन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसमें, दूसरी क्लास में। तो दिस इज़ अ वे, एक ये भी एक तरीका है और एक ये भी एक तरीका है करने का। जैसे कि मैंने तो इसी क्लास में कनेक्शन बना दिया, कनेक्शन तुमने इसी क्लास में बना दी ना। सपोज़ कर लो तुमने इस क्लास में कनेक्शन नहीं बनाना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एप्लीकेशन डेटा नाम से एक फ़ोल्डर लूँगा और वहाँ पे हम कनेक्शन को बना देंगे। यहाँ पे app_data के नाम से एक फ़ोल्डर लेते हैं और इसके अंदर मैं एक क्लास ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लास ऐड कर लेते हैं। ये क्या आ गया, सॉरी, ये डेटा नहीं है, ये कोड लेना है, क्योंकि डेटा जो है ना वो डेटाबेस को ही कॉल करता है। मैं कोड ले रहा हूँ, एप्लीकेशन कोड चाहिए अपने को ना। राइट क्लिक किया, ऐड किया, न्यू आइटम में कोड में जाके एक क्लास ऐड कर लेते हो। दिस इज़ क्लास 1, ठीक है। अब जो कनेक्शन है ये वाला, ये जो लाइन तुमने यहाँ लिखी है इसको हम यहाँ नहीं लिखते, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं स्टैटिक क्लास। जानते हो स्टैटिक क्लास क्या होता है? स्टैटिक क्लास के अंदर अगर हम किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, देखो अभी स्टैटिक हटा के बनाता हूँ तब तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा। कंसोल में बताया था सर इसको। हाँ, तो मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ। पहले तो देखो हमने ये किया, अब मैंने एक ऑब्जेक्ट लेना था, अब मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये इसका चाहिए, ठीक है, ले लिया। इसका भी ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, शो पोटेंशियल पे जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी ले ली और यहाँ पे जाके एसक्यूएल क्लास को लेना है, एसक्यूएल क्लाइंट को ले लिया।
ठीक है, सारी चीज़ें आ गई। ये वाला है कनेक्ट क्लास का कनेक्शन 1 जो मैंने वहाँ पे तुम्हें दिखाया था। अब मैं कनेक्शन को कॉल करना चाहता हूँ कहीं पे भी, किसी भी क्लास में। सपोज़ कर लो मैंने ये स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे बनाया, मैं इस क्लास के अंदर में अपडेट की कोडिंग में कनेक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ लिखूँगा क्लास 1। तो उसके लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा। कुछ मिस कर रहा है इसमें ना। यहाँ पे ना बिल्ड एक्शन आ रहा है ना, यहाँ पे बिल्ड एक्शन में जाके यहाँ पे लिख करना होगा तुम्हें कंपाइल। ठीक है, क्लास 1 के प्रॉपर्टी में जाके बिल्ड एक्शन में जाके कंपाइल करना होगा, तभी तुम उसको दूसरी क्लास में कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखूंगा ना मैं क्लास 1, देखो आ जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास 1, एक बार इसे कंपाइल कर लेते हैं। बिल्ड सॉल्यूशन, क्लास 1 अभी भी नहीं आया। ओके, एक मिनट। कॉपी टू आउटपुट को सर डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है, वहाँ कुछ करना होगा? नहीं, उसमें कुछ नहीं करना होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता है। ये जो है ना ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन में ही कंपाइल करना होता है। नॉट कंपाइल था, मैंने कंपाइल कर दिया और इसको सेव कर दिया। इट शुड वर्क। और ये मैंने कहाँ लिखा है इसमें, ठीक है, इसको हम कहीं पे भी लिखेंगे तो वो कॉल होना चाहिए। क्लास 1 आ नहीं रहा है, नाम हमने क्लास 1 ही लिया है ना। क्लास 1 ही है नाम। समथिंग इज प्रॉपर्टीज, एक्सक्लूड प्रॉपर्टी नेम पाथ, कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टरी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टरी से। कॉपी ऑलवेज, ऐसा तो नहीं होता है। चलो कॉपी ऑलवेज पे क्लिक कर लेते हैं, इसको सेव करके देखते हैं एक बार। नहीं आ रहा है, वही सेम चीज़ मैंने आपको बताया था ना वो। अच्छा, एक चीज़ और है, हाँ सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा था। एक और काम करना पड़ता है, वह भूल गया था मैं। इसको तो आप पहले वो जो डू नॉट कॉपी वाला था वो हटा दो, बिकॉज़ वो नहीं करना होता है। ये हम प्रॉपर्टी नहीं सेलेक्ट करते हैं, जो पहले से सिलेक्टेड है वही रहेगा। क्योंकि बेसिकली क्या है, ये सर्वर साइड ऑब्जेक्ट है। ये डू नॉट कॉपी इसलिए लिखा हुआ है कुछ सर्वर से इसे कॉपी ना करे।
तुम्हें क्या करना होता है, सबसे पहले इसे कंपाइल करना होता है। कंपाइल करने के बाद जिस भी प्रोजेक्ट में तुम इसको यूज़ करना चाहते हो, मतलब तुम जहाँ पे भी इसको यूज़ करना चाहते हो, उस पर वहाँ पे जाके तुम्हें वहाँ से उस फोल्डर को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ फोल्डर को ऐड करने के लिए तुम्हें यहाँ लिखना पड़ेगा यूजिंग उस एप्लीकेशन का नाम, जिसका नाम क्या है, fb.appdata, ऐप कोड सॉरी, ये ऐड करना पड़ेगा तुम्हें। जब तुम इस फोल्डर को ऐड करोगे नेम स्पेस के साथ, तभी तुम उस क्लास को ऐड कर सकते हो। तो ये मैं गलत कर रहा था, ये मुझे ध्यान नहीं था। अब तुम यहाँ से ऐड कर सकते हो क्लास 1 को। तो class 1.con लिखोगे तो कनेक्शन विल ओपन देयर। तो जो तुमने ऑब्जेक्ट का नाम बनाया है वो उसको ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हो। तो class 1 मैंने लिया, सपोज़ कर लो class 1 obj इज़ इक्वल टू न्यू class 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, class 1 का एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ obj.con, जो उसका ऑब्जेक्ट का नाम था, डॉट ओपन। तो क्या होगा, कनेक्शन विल ओपन देयर। जैसे मैं इसको लिखता हूँ, ये चीज़ मैंने वहाँ पे की हुई है। और ये तो हो गया कि मैंने स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं लिया था, लेकिन उस केस में अगर तुम स्टैटिक ऑब्जेक्ट लेते हो इस क्लास के अंदर में, तो ये देखो और इजी हो जाएगा थोड़ा, डायरेक्टली क्लास को ऑब्जेक्ट को तुम कॉल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे स्टैटिक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट स्टैटिक यहाँ लेते हो तो तुम्हारा जो भी मेथड बनता है उसको भी स्टैटिक लेना पड़ता है। तो इसीलिए क्लास का नाम जब भी हम स्टैटिक लेते हैं तो मेथड का नाम भी शुड बी स्टैटिक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जब स्टैटिक कीवर्ड से तुम ऑब्जेक्ट लेते हो तो तुम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब तुम क्या करोगे, डायरेक्टली class 1.con डॉट ओपन कर सकते हो, जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी। अब समझ में आ गया तुम्हें class 1 का मतलब क्या होता है। तो इससे फ़ायदा, Exactly, sir. हाँ, अब इसका मतलब ये हो गया कि हर बार तुम्हें अब इस कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो कोड लिखा था ना, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कनेक्शन को ओपन और क्लोज़ करना है तो तुम सीधा करोगे क्या, जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे था, तो यहाँ सीधा तुम लिखोगे class 1.con, ठीक है। यहाँ तुम्हें चेक करना है तो तुम लिखोगे class 1.con, ठीक है। दिस इज़ अ वे, ये भी एक तरीका है। तो बहुत सारे तरीके हैं करने के, आगे और भी बहुत सारे तरीके सीखोगे तुम। मैं तुम्हें और भी चीज़ें सिखाऊंगा, करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन समय से पहले कुछ नहीं होता, समय आने पर सब कुछ हो जाता है। ज़्यादा तेज़ भागना भी नहीं है हमें कि हमें चीज़ों को स्किप करके निकल जाएं। मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे तरीके से हर चीज़ को, एक एक पार्ट को समझो और उस पर अप्लाई करो, क्योंकि जब तक तुम काम नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारे अंदर आएगा नहीं वो चीज़। अभी एक तुम थोड़ा सा CRUD ऑपरेशन पूरा कर लो, और एक दो चीज़ें और हैं, जैसे फाइल अपलोड वगैरह का जो मैं समझा देता हूँ, और एक एजेक्स वगैरह बता देता हूँ। तो तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे दूँगा अभी काम करने के लिए, तो तुम इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करो। क्योंकि जब भी तुम सीखोगे, जब तक उसको तुम लाइव इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तब तक नहीं समझ में आएगा। तो लाइव इम्प्लीमेंट करना है हमें, अपडेट कराना है मुझे। अपडेट कराने के लिए सेम कॉपी पेस्ट करेंगे, जो ये मैं दे रहा हूँ तुम्हें, ये तो करना ही करना है। और एक और वर्ड की फाइल में भेजूँगा, उसका भी कोड देख के करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने कराया है वही चीज़, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक अलग है, तरीका करने का अलग है, तो वो करना। यहाँ पे अपडेट करना है, सेम चीज़ हो जाएगा। अपडेट पैरामीटर्स आने जाएंगे अपडेट में, तो एक काम करते हैं, इंसर्ट वाला सारा कॉपी कर लेते हैं, है ना। इंसर्ट वाला हम सारा कॉपी कर लेते हैं और अपडेट वाले में पेस्ट कर देते हैं। बट पैरामीटर का नेम सेम होना चाहिए, हमने शायद वही पैरामीटर सब में डाला है। चेक कर लेते हैं एक बार। अपडेट के केस में पैरामीटर क्या है, ठीक है, ये है PWD, NM है, NM के बाद मोबाइल नंबर डाला था हमने, ठीक है, यही चीज़ है। तो हम इसको यहाँ से लीव करते हैं।
और यहाँ पे देते हैं डेटा अपडेटेड का मैसेज। ये मेरी अपडेट की क्वेरी हो गई। मुझे बी का रिकॉर्ड चेंज करना है, b@gmail.com। ये मेरे ख्याल से है डेटाबेस में है, हाँ b@gmail.com है मेरे पास। तो मुझे उसका रिकॉर्ड चेंज करना है। बी का पासवर्ड मैं रखना चाहता हूँ 999। बी का नाम मैंने रखना चाहता हूँ रोहित शर्मा एंड मोबाइल नंबर जी का है 747474। अपडेट पे मैं क्लिक करता हूँ। क्या होगा, अपडेट होने के बाद मैसेज आ गया और मेरी इंफॉर्मेशन सर्वर पे अपडेट हो चुकी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। समझ में आ गया? अब जी तुम्हें सर, समझ में आ गया। अब तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें कि अगर मुझे एक ही प्रोसीजर बनाना है, पहले मैं तुम्हें चांस देता हूँ बनाने का, ठीक है? अब मैं तुम्हें 4 चीज़ें बता दी, अब मुझे एक ही प्रोसीजर बनाना है, मुझे एक ही प्रोसीजर बनाना है एसक्यूएल सर्वर में। सर इसके थ्रू सर्च वाला सर नहीं किया था। हाँ, तो सर्च वाले में वही चीज़ तो है जो मैंने अभी बताई है तुम्हें, इसी में उसी को कॉपी पेस्ट तो करना है। अच्छा, थोड़ा दिमाग यूज़ करो आप भी, उसी को कॉपी पेस्ट करके सर्च का बनाना है। पैरामीटर ही तो जाएगा, उसके बाद वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। यहाँ से वैल्यू गया और यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई, एक पैरामीटर गया और उसके बाद उसकी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। किस में? एसक्यूएल डेटा रिटर्न हाँ, हो जाएगा सर। ठीक है, वो करना। उसके बाद एक काम और करना, यहाँ पे रीडर में पहले एग्जीक्यूट में रीडर करके और वाइल में उसको रिटर्न कर लेना। उसके बाद एक काम और करना, हाँ वो तुम करना, और एक काम और करना कि जो तुम मेरे से पूछ रहे थे कि एक जगह पे सर आप मैंने बताई थी, खैर तुमने तो वीडियो देख ही लिया, तुम तो बना ही लोगे। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करना इसी प्रोसीजर पे ट्राई करना कि एक ही प्रोसीजर में वहाँ पे क्या आएगा कि जो मेरा नाम है वहाँ पे एक एक्शन नाम से ले लेना, जो अगर एक्शन इंसर्ट होता है तो इंसर्ट हो जाए, डिलीट होता है तो डिलीट हो जाए, अपडेट होता है तो अपडेट हो जाए, और सेलेक्ट होता है तो सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, इस केस में इफ लगेगा ना सर? हाँ हाँ, इफ़ लगेगा, इफ़ और एल्सिफ 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 और लास्ट में एल्स लगेगा। ठीक है, वो एक बार बनाना। मेरी वीडियोस भी तुम्हारे पास, तुमने शायद देखी हुई होगी, अगर तुम्हें कुछ हिंट चाहिए होगा तो वहाँ से हिंट ले लेना और उसको अपने हिसाब से एक बार बना के देखना। ठीक है, और इसको बना लेते हो कल तो मैं तुम्हें इसमें ना वो आगे का प्रोसीजर बता दूंगा कैसे करना है। सर इसका वीडियो और अभी जो डॉक फाइल था ना सर, वो मैं तुम्हें शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं तुम्हें अभी शेयर करता हूँ। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके, वेलकम।